Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of optics. So, we were studying geometrical optics, which is our first unit. In the last video, we have derived the expression for transverse magnification, यानी कि पार्श्व आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त किया था हमने लास्ट वीडियो में. In this video, we will gonna to derive the expression for एक्शियल और लेटरल मैग्निफिकेशन, यानी कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन के लिए व्यंजक. तो इस वीडियो में हम अक्षीय यानी कि एक्सियल, अनुदैर्ध्य या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे. तो जो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स के लिए, वो हमारे पास आया था mt इज इक्वल टू μ1 v अपॉन μ2 u. ये हमारे पास आया था, है ना. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करते हैं. तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे, हमारे पास होता क्या, पहले तो ये देख लेते हैं. एक्सियल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है. हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे डायग्राम होता है. इसके अंदर हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास इमेज बन रही है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है. तो ऑब्जेक्ट की लेंथ ये होती है हमारे पास और इमेज की लेंथ ये होती है. ऑब्जेक्ट की यानी बिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हमने कहा था कि हम वैसे इसको u से कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं और वो भी डिफरेंस ले रहे हैं हम, क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं और डिस्टेंस भी ले रहे हैं, दो चीज़ हो गई. क्योंकि हम इसमें डिफरेंस ले रहे हैं यानी कि अंतर ले रहे हैं हम, कि पहले इतनी ज़्यादा लेंथ थी, इसकी लेंथ पहले इतनी थी, मैग्निफिकेशन के बाद इतनी हो गई. तो हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, और डिफरेंस के लिए हम डी यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस की जो लेंथ होगी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, उसको हम डी यू से, और इस चीज़ को यानी इमेज कितनी दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, उस चीज़ को हम डी वी से रिप्रेजेंट करेंगे. और हमने कहा था एक्सियल मैग्निफिकेशन एम ए हमारे पास होता है डी वी अपॉन डी यू, यानी कि इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ. हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात जो होता है, हमने कहा था प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात जो हमारे पास होता है, उसी को हम कहेंगे अक्षीय आवर्धन. यानी एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सियल मैग्निफिकेशन. तो ये तो हमारे पास हो गया फॉर्मूला, डी वी अपॉन डी यू होता है. अब ये है कि डी है v के साथ और d है u के साथ, यानी डिफ्रेंसिएशन है. d को हम यही तो लिखते हैं d अपॉन डी वाई होता है, d अपॉन डी एक्स होता है, मतलब d अपॉन एनीथिंग जो भी होता है हमारे पास, उसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन. तो यहाँ पे करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन. और डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, किस ऐसी चीज़ का करना है जिसमें v आता हो, u आता हो. और ये है स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस है तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड हो. और वो क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है. सॉरी, ये यहाँ से आएगा ना, यहाँ से आएगा, तो हमारे पास ये रिफ्रैक्शन हो रहा है. रिफ्रैक्शन के लिए स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास होता है ये फॉर्मूला, जिसके अंदर u भी है, v भी और r भी है. अब इसका हमने कर रखा, यहाँ पे क्या कर रखा है, डिफ्रेंसिएशन d है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन कर रखा है. तो इसका भी हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा. आगे देखते हैं कैसे क्या करेंगे. तो सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास फॉर्मूला है, उसके अंदर d है, d है मतलब डिफ्रेंसिएशन है. v और u है तो हम इस फॉर्मूले में, क्योंकि इसमें v और u है, तो इसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो μ1 और μ2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम क्या रखेंगे, μ2 एज इट इज़, v का 1 अपॉन वी, जैसे 1 अपॉन एक्स होता है तो उसका क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है. अब ये नहीं सिखाऊंगी मैं क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन वी का -1 अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, और v का वापस करेंगे तो dv हो जाएगा. सिमिलरली ये माइनस है, μ1 एज इट इज़ रहेगा,
1/u का -1/u² हो जाएगा। एक माइनस हमारे पास पहले से है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये अगर ऐसे भी रखें तो -1/u² हो जाएगा हमारे पास, और इसका du हो जाएगा। ये माइनस हमारे पास डिफ्रेंसिएशन से आया, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ पे आया था, और एक माइनस पहले से है, ठीक है। और μ2 - μ1 ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि कांस्टेंट होता है, r होता है, वो भी कांस्टेंट होता है, तो बराबर में 0 रख दिया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन क्या है, सीधा सीधा 1/x का -1/x² होता है, 1/v का -1/v² होगा। ये भी अगर नहीं आता हो ना तो 1/x इसका सॉरी डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x का -1/x², ये होता है 1/v का हो जाएगा हमारे पास -1/v², और वापस v का करेंगे तो dv आ जाएगा। इसका हम करेंगे 1/u का तो -1/u², और u का वापस से du आ जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन भी करके दिखा दिया अब आपको। तो 1/v का -1/v² dv, और μ2 हमारे पास कांस्टेंट था ही पहले से, 1/v² इसका किया है माइनस का 1/v², μ2 पहले से था dv, और ये माइनस पहले से था, μ1 एज इट इज़ 1/u का -1/u² du = 0 हमारे पास हो गया। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब हम इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं। ये -μ2 v² dv हमारे पास है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, μ1/u² du है, और बराबर में 0 था ही हमारे पास। अब क्योंकि बराबर में 0 था तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये टर्म मैं नीचे लिख रही हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/μ2 v² dv प्लस u1 u² du बराबर 0। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इक्वल में लिख देते हैं, तो ये अभी माइनस में है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये सारी टर्म जो कि माइनस की है प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे μ2 v² dv। अब हमारे पास du भी है dv भी है, तो क्या करें, इसको इसके अपॉन में ले आते हैं, dv/du, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये क्योंकि नीचे आया है तो इसके सॉरी dv, हाँ ये एज इट इज़ रहेगा, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी μ1 v² μ2 u², ये हो गया हमारा। क्या किया, ये जो हमारा था dv/du, तो ये वाले जो टर्म है dv/du, यानी इस टर्म को इसके अपॉन में लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा μ1 v²/μ2 u²। अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी। इसको हमने क्या किया, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो μ1 v² du इज इक्वल टू μ2 u² dv। अब हम आसानी से dv/du कर देंगे, dv/du, तो ये सारी जो टर्म है dv के साथ वाली, ये इसके अपॉन में आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में हमने कहा कि एक्सियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, dv/du होता है, dv क्यों, d क्यों, क्योंकि डिफरेंस होता है, और v/u यानी इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है। अब हमने कहा कि क्योंकि d है यानी डिफरेंशिएशन है, और किस चीज़ का है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस से हमने किया है रिफ्रैक्शन, तो उस चीज़ का फॉर्मूला निकालेंगे हम, तो हम ये फॉर्मूला लेके आ गए। अब फॉर्मूले का, क्योंकि हमने dv और du चाहिए हमें, ना कि u और v, तो dv और du कब आएगा, इसके डिफ्रेंसिएशन से, तो हमने इसका कर दिया बाय डिफ्रेंसिएशन। इसका हमने क्या कर दिया, बाय डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया, इसलिए v का भी होगा u का भी होगा, यानी कि पहले तो 1/v का हुआ, फिर v का अकेले का होगा, 1/u का हुआ, फिर u का होगा। डिफ्रेंसिएशन तक करके दिखा दिया आपको, सॉरी। तो डिफ्रेंसिएशन 1/x का -1/x² होगा,
dx भी होगा, और 1/v का -1/v² dv होगा, 1/u का -1/u² du होगा। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी। -1 हमारे पास मतलब इसका ही हो गया μ2 एज इट इज़ 1/v का -1/v² dv। एक माइनस पहले से ही था, μ1 का एज इट इज़ 1/u का -1/u² और du इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि μ2 हमारे पास कांस्टेंट है, μ1 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 रख दिया बराबर में। अब ये हमारे पास आ गया, इसको सोल्व आउट करने पे -μ2v² dv माइनस माइनस कैंसल आउट प्लस हो जाएंगे, प्लस μ1u² du इज इक्वल टू 0। इस टर्म को जो कि माइनस में, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे हम, तो हमारे पास ये आएगा कुछ इस तरह से, μ1u² du इज इक्वल टू μ2/v² dv। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके μ1v² du इज इक्वल टू μ2u² dv ऐसे निकलेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, μ1v² du μ2u² dv ये आ जाएगा। और फिर हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, किया क्यों ये सब झंझट dv/du निकालने के लिए, क्योंकि वही इसका फॉर्मूला आता है। तो dv/du यहाँ से निकलेगा, dv/du ये जो है इसके अपोन में ये टर्म ले आए तो ये आएगा μ1v²/μ2u²। और ये हमारे पास चीज़ क्या है, ये तो हमारे पास एक्सियल मैग्निफिकेशन है, तो एक्सियल मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई μ1v²/μ2u²। तो फाइनली हमने जो हमारा फॉर्मूला डिराइव किया ma μ1v²/μ2u², और ट्रांसवर्स का हमारे पास क्या था, μ1v/μ2u। तो इस तरह से हमने एक्सियल मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला या एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है। अब ये दोनों चीज़ें तो हमें थोड़ी सी ऐसे लग रही है, इसमें भी μ1 है, इसमें भी μ2 है, इसमें भी μ1 है, इसमें μ2 है, v भी और u भी है, तो इनमें कोई रिलेशन भी तो हो सकता है। तो ये अब हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी कि अब हम इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों तो फॉर्मूले सेम से लग रहे हैं। इसमें μ1 है, μ2 है, v है, u है, इसमें भी μ1 μ2 v और u दोनों चीज़ें हैं, तो इनमें कोई रिलेशन भी होगा आपस में, और वो रिलेशन अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम करते क्या हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है μ1v²/μ2u², μ1v²/μ2u²। अभी कुछ देर पहले डिराइव किया हमने। अब हम इसको करते क्या है, μ1/μ2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और μ2/μ1 मतलब μ1 μ2 और μ1 μ2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों किया हमने ये, क्योंकि μ2 से μ2 और μ1 से μ1 कैंसिल आउट होके वापस 1 ही आ जाना है, तो फॉर्मूला तो यही बचेगा। ये हमने किया है, वो हम अभी देखते हैं कि क्यों किया है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले μ1 μ2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, μ1 μ2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, या फिर ये कहें कि μ1/μ2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन या फिर फॉर्मूला विद μ1/μ2 एंड डिवाइडिंग इट, यानी कि इस फॉर्मूले में μ1/μ2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया यानी 1/μ1/μ2 यानी कि μ2/μ1। तो इस चीज़ को μ1/μ2 इंटू μ2/μ1 हमने इस फॉर्मूले में कर दिया। ये हमारे पास एक्सियल मैग्निफिकेशन कटा के वापस यही आ जाना है। ठीक है, अब किया क्यों, क्योंकि अगर हम इसको देखें कि μ1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ2 है, तो हम इसको एक साथ ही लिख देते हैं ना, μ1 और μ2 का स्क्वायर लिख देते हैं, v² u² लिख देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, ये टर्म बची, तो इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला निकालने के लिए। अब हम इसको करें कि ये भी स्क्वायर तो इसको साथ में ही लिख देते हैं, तो μ1/μ2 v/u का होल स्क्वायर। अब आया समझ में।
क्या किया हमने, एक्सियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास था, एक्सियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास μ1v² अपॉन μ2u² है। इसको हमने μ1 अपॉन μ2 से मल्टीप्लाई कर दिया और μ2 अपॉन μ1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो μ1 अपॉन μ2 और μ1 अपॉन μ2 दो बार ही है, तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। अब हमने इन दोनों को साथ में लिखा तो इसका स्क्वायर करके लिख दिया और v² अपॉन u² हमारे पास पहले से है। फिर बच गया μ2 अपॉन μ1 जो कि हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर देते हैं ना, तो ma इज इक्वल टू μ1v अपॉन μ2u का होल स्क्वायर कर दिया। μ2 अपॉन μ1 हमारे पास पहले से। अब ये फॉर्मूला किसका है, तो इसका है। तो अगर ये इसका है तो इसको लिख देते हैं ना, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एम्प्टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं μ1v अपॉन μ2 u का होल स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आई है तो इसको ये लिख देते हैं ना, तो ma को हम लिखेंगे mt² μ2 अपॉन μ1। ये हमारे पास आ गया रिलेशन, यानी कि एक्सियल मैग्निफिकेशन जो होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का μ2 अपॉन μ1 गुना होता है, या फिर μ2 अपॉन μ1 मल्टीपल होता है, टाइम्स मल्टीपल होता है। किया क्या हमने, एक्सियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा, उसको μ1 अपॉन μ2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, या फिर ये कहें कि μ1 μ2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसको हमने इस तरह से लिखा। इन दोनों को हमने साथ में स्क्वायर करके लिख दिया, ये पहले से स्क्वायर था, ये टर्म एज इट इज़ लिख दी। अब दोनों का स्क्वायर है तो साथ में इस करके स्क्वायर लिख दिया। μ2 अपॉन μ1 फिर से एज इट इज़, ये फॉर्मूला mt का होता है तो mt लिख दिया, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया μ2 अपॉन μ1। ये आ गया दोनों में रिलेशन। अब तीसरा जो हमारे पास था m थीटा, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो कि था tan θ2 अपॉन tan θ1, यानी कि इमेज की टेंजेंशियल और ऑब्जेक्ट की टेंजेंशियल का रेशो, प्रतिबिंब की स्पर्शा और बिंब की स्पर्शा का अनुपात। तो इसका हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर करना है। अब हमारे पास तीनों टाइप के मैग्निफिकेशन, उनके एक्सप्रेशन यानी उनके फॉर्मूलाज हमारे पास हो चुके हैं, मतलब जिनके एक्सप्रेशन थे उनके एक्सप्रेशन तीनों के फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें।